Hello guys, you're watching JK24/7 News and it's another episode of Influencer Talks जहां हम आपको मिलाते हैं आपके फेवरेट और पॉपुलर स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स से। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के गेस्ट। तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव बहराइच से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बहराइच से लेकर के मुंबई तक का सफर तय किया है और साथ ही कई वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं, जैसे कि जामतारा, शिक्षा मंडल और क्रिमिनल जस्टिस। तो वहीं आपको मिलाते हैं मोस्ट टैलेंटेड मिस्टर आतिफ प्रकाश मिश्रा से। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका उत्तर प्रदेश से, जैसे हमने बहराइच से बात करी है, तो वहां से आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, वहां के आपके दिन कैसे थे? जी, जर्नी ऐसी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे मैं बहराइच एक टाउन है और वहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जिसका नाम है कटेल। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो एक जैसे एक छोटे शहर का एक होता है कि मध्यम वर्गीय लड़का एक गांव से निकल के छोटा शहर देखता है, छोटा शहर से बड़ा शहर, फिर महानगर। तो उस तरह से ज़िंदगी शुरू हुई। तो 6 क्लास तक गाँव में ही था, आसपास का जो एरिया था वहाँ पढ़ा। 6 क्लास से फिर टाउन में आए, शहर में आए, बहराइच में आए। तो वहाँ पे स्कूलिंग हुई मेरी 10-12 तक। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, इस फील्ड में जाऊँगा, वो अलग कहानी है। बट वहाँ की बात पूछिए तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ बहुत अच्छा था। मैं बहुत जॉली किस्म का लड़का था, गांव में घूमता था, खेलता था, फिल्में देखना बहुत पसंद था। तो वहाँ पे एक कल्चर होता है, मतलब अभी नहीं है, ख़त्म हो गया। 90s में था कि वीडियो होता था शादी में, इसमें तो वो जाके देखना बहुत पसंद था। फिर संडे को DD1 पे फिल्में आती थी, उस चक्कर में बहुत मार भी खाई मैंने, बट वो छूटता नहीं था। तो फिर शहर में आए, पढ़ाई लिखाई की, मैथ साइंस किया और जर्नी ऐसे शुरू हुई क्योंकि कुछ पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। तो जहाँ बैठे हैं जर्नी यहीं से सही मायनों में शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे चाचा जी हैं जो वो एक क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो उनको कुछ दिखा था स्पार्क कि इसमें कुछ होगा तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। जी, तो जैसे आपने कहा कि पिटाई भी पड़ती थी, तो आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे? बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब एक मैं जिस परिवार से आता हूँ तो हमारी फैमिली में सारे टीचर्स ही हैं मोस्टली। मेरे बाबा जी प्रिंसिपल थे, मेरे पापा टीचर हैं, मेरे ताऊ जी दिल्ली में टीचर हैं। तो वो टीचर के घर में क्या होता है ना कि अगर आपके घर में सब लोग सरकारी नौकरी और टीचर हैं तो आपको भी एक वैसा देखा जाता है कि आप भी इसी फील्ड में जाओगे, आप भी टीचर बनोगे। और बहुत सीरियस माहौल होता है। बहुत सीरियस माहौल होता है। मतलब आप मानेंगे नहीं कि मतलब बीइंग अ गर्ल एक जितना बाउंडेशन होता है ना लोगों पे, 12th क्लास तक मेरे ऊपर उतना बाउंडेशन था कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। ट्यूशन से अगर मैं 10 से 15 मिनट लेट होता था तो वहाँ पे फ़ोन चला जाता था कि आपने कितने बजे छोड़ा इनको। और घर आके फिर मेरी एकदम काउंसलिंग होती थी कि इतने बजे छोड़ा गया था, कहाँ थे। तो उस तरह के माहौल में था। मतलब कि आप सोचिए कि 12th तक मैं किसी लड़की से बात नहीं कर सकता था शहर में। मतलब भले वो नोटबुक लेने या वैसे, अगर ऐसा लगता था कि अगर वो कहीं मैं बात करने लग गया, पापा कहीं से गुजर रहे होंगे देख लेंगे। तो इस तरह का माहौल था। ओके, तो स्कूलिंग में जैसे बात करें हम, तो स्कूलिंग में आपका कैसे चाइल्ड था, लाइक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, या फिर कैसे था? 12th तक बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मतलब हद दर्जे का। और उसके बाद मैं भोपाल जब गया हूँ मैं थिएटर के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके बाद मैं एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट हुआ हूँ। मतलब अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ बट वो बहुत हाफ हाफ हो गया है कि मुझे पता है कि कहाँ इंट्रोवर्ट रहना है, कहाँ एक्सट्रोवर्ट होना है। तो बहुत उसका बैलेंस मुझे पता चल गया है। ओके, तो स्कूलिंग में कोई आपकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है? नहीं, स्कूल में तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं इंट्रोवर्ट था और बहुत शाई था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शाई था। तो स्कूल तो छोड़िए, भोपाल में भी 3 साल तक ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक होती है ना कि एक छोटे शहर से एक लड़का निकला हुआ है और फिर स्कूल में भी हिम्मत नहीं होती थी। मतलब ठीक है, देखते थे, पसंद आती थी लड़कियां, बट ऐसे कभी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि अप्रोच कर कि बात कर सके। मतलब बात करने तक पहुंचते थे लेकिन वो ऐसा अंदर से धक 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 ऐसी होती थी ना कि निकलता नहीं था। ओके, तो आप भोपाल की बात कर रहे हैं जैसे, तो मतलब हम बहराइच की बात कर रहे थे, तो बहराइच से भोपाल तक का सफर, इसके बारे में अगर आप कुछ बता। जी, वो उसी का एक मेन है कि आप जहाँ बैठे हैं, चाचा जी का मेरे घर है, तो यहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ है कि मैंने मैथ साइंस से 12th किया। तो मुझे नहीं था, मतलब एक वहाँ पे होता है कि आप वही है कि आप मैथ साइंस करोगे तो आप कुछ अच्छा करोगे। तो मैंने 10th में, वहाँ पे ऑप्शन होता है, 10th में था आर्ट्स एंड संस्कृत। तो मुझे आर्ट आती नहीं थी, मैं लौकी बनाता था, कुछ और बनता था। तो मैंने संस्कृत ले लिया। अब मेरी संस्कृत अच्छी हो गई तो फिर आगे जाके वो ऑप्शन ख़त्म हो गया कि अब आपको मैथ साइंस लेना है। आर्ट साइड लोगे तो आप लड़कियों के उसमें गिने जाओगे। तो वो थोड़ा ऐसा था कि नहीं यार, ये मतलब वो आपको होम साइंस या वो लेना, मेरे को नहीं लेना है। तो ज़बरदस्ती मैथ लिया गया, मैथ लेके पढ़ लिया, पास भी हो गया, बट इंटरेस्ट नहीं था।
तो चाचा जी जो थे वो हर साल आते थे गांव में, वो कुछ कुछ कराते थे और वो देखते रहते थे बाहर से कि किसको क्या करना है, क्या अच्छा लगता था। तो उनको कहीं लगा कि इसमें कुछ है और इसको यहाँ से बाहर निकाला जाए तो शायद कुछ बेहतर कर सकता है। तो वो वहाँ पे कुछ प्रतियोगिता टाइप्स कराते थे गांव में, तो उसमें मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से चाचा जी को एक आइडिया आया। तो जैसे ही मेरा 10th का पेपर ख़त्म हुआ था, अप्रैल में बोर्ड्स के पेपर होते हैं 12th के, तो अप्रैल में मेरा मतलब मंथ एंड में पेपर ख़त्म हुआ, रिजल्ट आने वाला था। चाचा ने मेरा टिकट करवा दिया कि तुम आ जाओ यहाँ पे। मैं यहाँ आया हूँ, 1 महीने मेरी यहाँ पे काउंसलिंग हुई एक तरह से कि अंदर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में वो बोलते थे कि तुम्हारा जो मन करे जाके एक बुक उसमें से सिलेक्ट करना, जहाँ भी सारी फिलॉसफी है, कहानी है, नॉवेल है, और जो अच्छा लगे वो पढ़ना, मैं शाम को आके पूछूंगा। तो यहाँ जब मैं पढ़ रहा था तो ये चल रहा था, 2-3 हफ्ते हो गए। तो एक दिन चाचा घर पे ही थे और चाची बहुत गुस्सा हो जाती हैं अगर झूठ वूठ बोलो तो उस दिन मैं अंदर गया और मैंने पहली बुक उठाई थी जो ड्रामा से रिलेटेड थी, चरणदास चोर, हबीब तनवीर जी का नाटक है। तो मैं अंदर गया और मैं 20 से 25 मिनट में मैं बाहर आ गया और मैंने कहा पढ़ ली मैंने। तो चाची गुस्सा हो गई कि ये ऐसे ही आपको रोज़ बेवकूफ़ बनाता होगा कि आगे पीछे का पढ़ के ऐसे ऐसे। कहा नहीं चाची मैंने सच में पढ़ लिए। तो चाचा ने कहा कि पूछ लो। तो बैठी चाची पूछने लग गई, मैंने सब बता दिया क्या क्या स्टोरी है। तो उनको भी हैरत हुई कि कैसे इतनी जल्दी पढ़ लिया। तो मैंने वो कॉमिक्स वाली बात बताई कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है वो अनवांटेडली मैं उसको फटाफट पढ़ लेता हूँ। तो उस दिन चाचा को लगा कि शायद इसका इंटरेस्ट इसमें है, तो उन्होंने एक वर्कशॉप के लिए मुझे भोपाल भेज दिया, बिना बताए एक प्लानिंग के तहत कि तुम जाओ थोड़ा शहर देख के आओ। और वो 3 महीने की वर्कशॉप थी। मेरे एक चाचा जी थे गांव के, वो भी साथ में गए थे और उनके साथ मुझे भेजा गया था कि इसका भी कुछ एक्सपोजर हो जाएगा। तो उनकी फैमिली कुछ वो थी, कंडीशन थी, तो उनको आना पड़ा। पर मैं वहाँ रुक गया। तो चाचा जी ने अगला वो किया कि वहीं अच्छा शहर लग रहा है तो वहीं पढ़ लो। तो 3 महीने बहुत अच्छे लगे। मैंने पहला प्ले किया तो बहुत मज़ा आया मुझे कि ये जो एनर्जी थी ना, नहीं उस 3 महीने में मैंने प्ले नहीं किया था, वो 3 महीने की वर्कशॉप टाइप थी। तो उसके बाद ये हर दिन मैं रोता था क्योंकि पहली बार घर से बाहर गया था, 18 साल का था मैं। तो रोज़ चाचा से बात होती थी, मतलब हर दूसरे दिन, और 1-1 घंटे बात होती थी। तो पहले समझाते थे, मैं रोता था, फिर नहीं तो फिर वो अपना पासा फेंकते थे कि ठीक है जाओ फिर वहीं जाके बर्बाद होना जैसे बाकी लड़के बर्बाद होते हैं गांव में जाकर जैसे वो कि वहाँ पे यूपी की लाइफस्टाइल यही है कि आप 12th कर लीजिए, फिर आप 1 महीना आवारा घूमिए और उसके बाद आप क्या करोगे कुछ नहीं पता है। आप बाहर निकल के आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आप पता कर सकते हो आपको क्या चाहिए, क्या करना है। तो फिर मैं 3 महीने रुक गया और वो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ चाचा जी का कि मैं 3 महीने रुका, उन्होंने वो ढालस दिया मुझे। और उसके बाद मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और 4 साल भोपाल में कब बीत गए वो मुझे पता नहीं चला। तो भोपाल शहर का और मेरे चाचा जी का बहुत बड़ा योगदान है, जहाँ भी मैं आज हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। जी, तो जैसे हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब पहले हर किसी का फर्स्ट स्टेप होता है थिएटर्स, तो आपका थिएटर्स में आपका कैसे जो है वो स्टार्ट हुआ? ये अभी क्या हो गया है कि लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा आसान है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती है और थिएटर करते हैं। अब क्योंकि सीधे अब OTT के आने से लोगों को दिखता है कि फटाक से करेंगे उधर पहुंच जाएंगे, वो अप्रोच गलत हो गई है। मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं जाके फिल्मों में काम करूँगा, मुझे उसमें मज़ा आ रहा था, मैं उस प्रोसेस में चल रहा था, मैं साथ में पढ़ाई कर रहा था, मैं दिन में कॉलेज जाता था, शाम को थिएटर ग्रुप में जाता था। तो उसमें मैंने अपने आप को समृद्ध किया एक तरह से। मैं वहाँ पे जो भी होता था, थिएटर फेस्टिवल होते थे, बड़े बड़े बिरजू महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया, इन सब लोगों को सुनने का मौका मुझे लाइव मिला भोपाल में। तो मैं खुद को इन्हांस किया मैंने वहाँ पे, मतलब थिएटर के साथ, और बहुत बड़ी भूमिका रही थिएटर की मुझे यहाँ तक आने में। और मेरे जो इंट्रोवर्ट मेरा नेचर था वो एक्सट्रोवर्ट होने में, और इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने में कि मैं खुद को जान सका। तो बहुत हेल्प किया थिएटर ने। और वो क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था ना कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो टीवी करना है, सीरियल करना है, इसलिए मैं उस मोमेंट में था, मैं उसको अच्छे से सीख पाया, इंजॉय कर पाया। कि मैं मैं कुछ भी रिहर्सल में करता था तो मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आया आज कुछ, एक एक दिन में मज़े लेता था। अभी उल्टा हो गया, अभी आदमी जाते ही अप्रोच ये हो जाता है कि पहले वो सोच के बैठा कि मुझे वहाँ जाना है इसलिए ये पहली सीढ़ी है इसको कर लेता हूँ, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। फिर आप ना यहाँ के रह पाते ना वहाँ के रह, ये आगे का टॉपिक है, बट यहाँ आ गया तो मैंने ओके। तो मतलब आपने अब तक कितने थिएटर प्लेस करे अगर हम इन टोटल बात करें? इन टोटल बात करें तो मैंने 40 to 45 शोज़ किए होंगे, रिपीट शो मिलाएं तो उसके 100 से ज़्यादा होंगे। तो बात करें जैसे जामतारा की, लाइक योर मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज, तो उसमें आपको वहाँ पर आपको कैसे चांस मिला? जी सेम जैसे सबका प्रोसेस होता है थ्रू ऑडिशंस। तो ऑडिशन भी ऐसा है कि
मैं भोपाल से जाने के बाद मैंने इंटर्नशिप की, मैंने थिएटर में प्ले डायरेक्ट किया, चंडीगढ़ में किया, मैं अपने होम टाउन में जाके मैंने वर्कशॉप्स ली, फिर मैं मुंबई गया, मैंने मास्टर्स किया वहाँ पे। और मुंबई में भी यही था कि 2 साल मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, ये होता था कि आप चाहो तो कर सकते हो, ऑडिशंस हो रहे हैं शहर में, बट वो कैंपस बड़ा अच्छा था, तो मैं खाली दिन में पढ़ता था। 1-2 बार गया है कभी, बट कभी मन में नहीं आया कि हाँ मैं, क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन भी थी कि आप 2 साल यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बाहर ऑडिशन नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं दूंगा। 2 साल बाद मैं बाहर निकला हूँ, और ये अच्छा था कि बाहर निकलती ही मैं एक प्ले का हिस्सा बना, और एक प्ले था गांधी द म्यूज़िकल, तो बाहर निकलते ही मुझे एक कमर्शियल थिएटर प्ले मिल गया। फिर मैं, जो मुंबई की चकाचौंध होती है असली दुनिया की, एक्टर्स जब जाते हैं स्ट्रगल फेज़ में कि आपने कर लिया, अब आप आओ मैदान में, जो मेरे बहुत सारे दोस्त पहले से वहाँ थे, और मैं वहाँ फील्ड में गया हूँ। और फिर जब मैं जाता था तो वहाँ एक एरिया है आराम नगर, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, सारे कास्टिंग ऑफिसेज़ हैं, तो मैं जाता था, मैं देखता था वहाँ भीड़ लगी होती थी, वो भीड़ में लोग लगे हैं, और फिर वो एक आदमी आता था अंदर से, बोलता था नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि यार ये एक इंसान आके मतलब सारा तुम्हारा वो ख़त्म कर दे रहा है। तो मैं बीच बीच में जब बहुत निराश होता था तो चला जाके एक चक्कर लगा आता था, पर मेरा मन अंदर से नहीं होता था कि मैं जाऊँ उस भीड़ में खड़ा हूँ धूप में जाके। तो मैं थिएटर करके मैं खुश था, मैं वहाँ भी कमर्शियल थिएटर कर रहा था, मुझे पैसे मिल रहे थे, और मैं घूमने चला जाता था। इसी बीच में इस एक से और मुझे सबसे बड़ा मेरा था, मुझे टीवी नहीं करना था। तो मुझे ऑफर्स आए, क्राइम पेट्रोल, ये सब करते हैं लोग शुरू में, और अच्छा काम उसमें भी होता है, पर मेरा ये था पर्सनल, क्योंकि मुझे नहीं करना था, मेरा मन नहीं था ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब कुछ अच्छा आएगा। तो इस बीच में एक दिन जमतारा का ऑडिशन आता है, और ऑडिशन में भी एड्रेस वो था जो मुंबई शहर का एक बदनाम जगह है कि वहाँ पे फेक ऑडिशन होते हैं। ऐसा आप अगर एज एन एक्टर यहाँ से जाएंगे तो एक होता है ना, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको पहले बताते हैं कि ये जगह है, ये जगह है, यहाँ से बच के। तो ऐसे मुझे ही बताया गया था कि महाड़ा से आएगा तो थोड़ा देख लेना, नकली होता है, फर्जी ऑडिशन होता है। तो मैंने पहले एड्रेस पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो फर्जी होगा। फिर मैंने कहा एक बार स्क्रिप्ट देखने में क्या जाता है, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी। मैं कहा यार स्क्रिप्ट तो अच्छी है, फर्जी होगा जो भी होगा, देख लेते हैं एक बार जाके। मैं गया तो वहाँ पे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे विकास पाल, विभू गुप्ता, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके कैरेक्टर ट्री बनाया हुआ है सारी। मैंने कहा यार काम का कुछ अलग लग रहा है, मतलब जेन्युइन है। फिर मैंने ऑडिशन दिया, सबसे बढ़िया ऑडिशन था मेरा वो, मेरा क्यों दे रहा था कर्तव्य, जो मेरा को एक्टर भी बना, कर्तव्य काबरा, उसने मेरा ऑडिशन लिया, और बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ। मैंने उसको बोला कि भाई मेरा सिलेक्शन हो ना हो, पर मुझे मज़ा आया आज, मतलब पहली बार मुंबई में एक ढंग का ऑडिशन दिया है, और दिल से बहुत मज़ा आया मुझे। कट्टू 1 आध हफ्ते होते हैं, मुझे फिर फ़ोन आता है कि हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। तो उसमें अच्छा था कि आप एक कहानी का मैं हिस्सा बना। अब ये होता है कि आपको किसी भी सीरीज़ करते हो, फिल्म करते हो, बड़ी फिल्म करते हो, आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी जब तक आप कोई नामचीन वो नहीं हो, या आप मेन स्टोरी लाइन में नहीं हो, आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है। तो मेरा ये लक था, सौभाग्य था कि मुझे पहले ही प्रोजेक्ट में मुझे इतनी बाइंड स्क्रिप्ट मिली है, मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ, मैं थ्रू आउट उस कहानी को जानता हूँ। वर्कशॉप हुई है हम सारे एक्टर्स की साथ में, और वो एक बॉन्ड बना है। तो अभी तक हम सारे जमतारा के जितने हैं, वो हम भी अगर कहीं यहाँ बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद लोगों को ही लगेगा कि ये जमतारा में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो वाइब बन गई है। ओके तो जैसे जामतारा की बात कर रहे हैं, तो जामतारा लिटरली उसी लोकेशन पे जाके शॉट हुआ था, या फिर सेटअप था मुंबई? नहीं, सेटअप नहीं था, एक्चुअल लोकेशन था, बट आप उसको कहीं से भी पकड़ नहीं सकते कि वो झारखंड नहीं है, जमतारा नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च टीम थी उन्होंने बहुत बढ़िया रिसर्च की थी, रेकी बहुत अच्छी की थी। टीम जाके जमतारा में पूरी रिसर्च करके आई थी। हम सबको रिसर्च मटेरियल मिला था कि वो लड़के कैसे फ़िशिंग करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कि 6वीं 7वीं पास हैं, तो वो सारा मटेरियल हमको पढ़ने के लिए मिला था। हमारी वर्कशॉप हुई थी 2 हफ्ते, पूर्वा नरेश में हमने वर्कशॉप ली थी। और ये सारा शूट हुआ है नासिक में, महाराष्ट्र के पास में कुछ गांव हैं, चिंचोड़ी, भंडारधारा, नासिक, वाई, तो वहाँ पे शूट हुआ है, और बहुत रिमोटली शूट हुआ है, तो आप कहीं से भी पकड़ नहीं सकते कि ये जमतारा नहीं है। सेकंड सीज़न भी वहीं शूट हुआ है, 1 महीना लखनऊ में हमने शूट किया है, और कुछ मोन्टाजेज हैं जो टीम ने जाके वहाँ पे लिए हैं, तो उसको मिक्स मर्ज कर दिया गया। ओके तो जैसे जामतारा की बात कर रहे हैं, तो जामतारा में दिखाया गया कि किस तरह फ्रॉड होता है, फोन कॉल्स पे फ्रॉड होता है। तो आपके साथ या आपके कभी किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है? जी, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बहराइच, तो मेरा अच्छा दोस्त है, शिखर विकास श्रीवास्तव नाम है। तो उसने होटल मैनेजमेंट किया लखनऊ से, और उसने आप जाके अपना इंडिपेंडेंट कुछ शुरू किया था।
तो उसने कैसे कैसे पैसे जोड़े कि एक नया स्टार्टअप करूँगा, कुछ करूँगा, और उसका एक कॉल आता है कि उस टाइम वो लोन वोन ढूंढ रहा था। तो वो पूरा ट्रैक करते हैं आपको। आप अभी देखिए गूगल पे आप कुछ बात करोगे कि यार ये मैं फ़ोन देख रहा हूँ, आपको थोड़ी देर बाद आप स्वाइप करोगे उसमें ऐड आने लगता है। तो उसको फ़ोन आया कि आप लोन के लिए वो कर रहे हैं, कहाँ, तो ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, आप एक काम कीजिए, आप इतने रुपए का पेमेंट कर दीजिए, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं। उसके अकाउंट में 17,000 कुछ रुपए थे। उसने उस पर क्लिक किया, उसके 16,500 रुपये काट लिए उन्होंने, 500 रुपये छोड़ दिए। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि भाई ये तुम्हारा जो जमतारा वाला है ये इसका क्या करें, कहाँ पे कंप्लेन होगी। मैंने कहा यार साइबर सेल में होती है, लेकिन अब भूल जाओ, मिलेगा नहीं। और उस ये तो रियल मतलब हुआ। और इवन कास्ट में हम सारे लोगों को कॉल आए हैं बाद में। और जब हम जमतारा शूट कर रहे थे तो हम बाकायदा मज़े लेते थे उसके कि हाँ भाई बोल। और वो ऐसे इतने सधे हुए हैं कि आप अगर उनको गाली दोगे तो वो गाली भी देंगे, हंसते हैं वो, हाँ हंसेंगे। फिर जब हम उनको बता रहे हैं कि भाई तुम लोग पे पिक्चर बन रही है अभी, तो अरे क्या बात कर रहे हो इतना। मैंने कहा हाँ रुको अभी थोड़ा। फिर बात करते करते अरे आप लोग तो फेमस कर देंगे हमको, कहाँ। और फिर जब जमतारा आ गई उसके बाद भी कॉल्स आए, तो वो ऐसे बोलते थे यार फेमस कर दियो आप लोग तो, जहाँ फ़ोन करो पहले ही समझ जाते हैं लोग, बोलते हैं जामतारा से बोल रहे हो। उनका क्यों करते हो। फिर उनसे बात करोगे फिर इमोशनली वो करेंगे कि अरे लॉकडाउन के टाइम की बात है, एक फ़ोन आया था मुझे, तो बोला कि भैया थोड़ा हालत ख़राब है, कुछ भेज दीजिए, 500-1000 ही भेज दीजिए। तो इस तरह का हिसाब किताब है। और अभी तो वो अपडेट हो रहे हैं, मतलब लेवल्स पे अपडेट हो रहे हैं। आजकल तो लिंक्स विंक्स उन्होंने जनरेट कर दिया है। डायरेक्ट लिंक क्लिक करेंगे, आप क्लिक करोगे आपका गया। फ्रॉड आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं हर जगह पे। तो बात करें अगर आपकी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस की, जब आपको पता चला कि पंकज त्रिपाठी के साथ आप काम करने वाले हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो आपको ऑफर कैसे आया? जी सेम वही ऑडिशन प्रोसेस। और किसी का भी सपना होगा कि पंकज जी के साथ काम करने का, मेरा भी था। तो और फर्स्ट डे जब मैं उनको मिला भी हूँ तो फर्स्ट डे इतनी बात नहीं हुई क्योंकि वो थोड़ा फ़ैन मूवमेंट था। फिर कोविड का सेकेंड वेव टाइम चल रहा था, जनवरी में हम शूट कर रहे थे मड में। तो उस टाइम ऐसा ही होता था कि डबल मास्क वो आते थे, वैनिटी से मैं आता था, सीन किया, वो चले गए, मैं चला गया। तो ऑडिशन दिया और मैं ऑडिशन देके मैं ट्रैवल ही कर रहा था, यहाँ पे फ़ोन आते रहते हैं आपकी, चल रही है बातचीत कि हाँ आप क्या कब अवेलेबल हैं, डेट्स लेनी है, 45 डेज़ चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा लग रहा था, ऑडिशन दिया तभी कि यार पंकज जी के साथ और क्रिमिनल जस्टिस देखा हुआ है, अच्छा हिट शो है, उसका हिस्सा बनूंगा तो ऑब्वियस हर कोई खुश होगा। फिर मेरा ये था कि मतलब हूँ मैं, लेकिन कैरेक्टर में भी कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि क्योंकि मोस्टली ये होता है कि कोई बड़ा अगर चेहरा है तो आपको ले लेंगे वो, आप वहाँ हो खाली पर आपका कुछ है नहीं, तो कुछ होता नहीं है कि आपको लोग बस कहेंगे हाँ था। मतलब आप अगर उस कहानी में कुछ योगदान दे रहे हैं, कुछ इनपुट है आपका, आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको लोग ध्यान भी देंगे, याद भी रखेंगे। तो फर्स्ट सवाल मेरा यही था कि जब सारी बात हो गई, बोले कि आपके हमें 45 डेज चाहिए, तो ये थोक में जब डेट ली जाती है तो ऐसा लगता है कि मतलब कि पूरा उन्हीं के साथ है मामला। तो क्रिएटिव का फ़ोन आया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि मतलब मैं उसमें क्या रोल प्ले कर रहा हूँ। मतलब हूँ मैं पंकज जी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उनके साथ काम करना मेरा सपना भी है, पर मेरी क्या भूमिका है। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि एक नया कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको टाइम देंगे, उसको फुटेज देंगे, तो आपका अच्छा उनके साथ बॉन्ड है और आप दोनों का रिलेशन है, आप उनके साले हैं, जो बहन मेरी बनी है खुशबू अत्रे, तो मैं उनका भाई बन के आता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ नहीं ठीक है, और फिर मैंने हाँ की और मैंने साइन किया। उसके बाद हमारी जूम मीटिंग हुई पंकज जी के साथ, तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन जूम कॉल पे था और वो पूछते हैं कि क्या दीपू, मेरा दीप नाम था कैरेक्टर का, तो पहले नाम हुआ तो दीपू, तो उनका पहले ही था कि दीपू ये इसमें है, इसको बढ़िया बनाएंगे हम लोग, सेट पे इम्प्रोवाइज़ करेंगे। और वो हमने सेट पे खूब इम्प्रोवाइज़ किया, इतना बढ़िया उनसे, क्योंकि वो इतने आत्मीय है ना कि उनसे आपको एक होता है कि आप जाओगे सेट पे, कोई बड़ा चेहरा होगा, आमिर खान या सलमान खान, एटीट्यूड तो एक अलग बात है, चलिए अब इतने दिन से काम कर रहे हैं, एक पर्सोना होता है कि आप वो नहीं भी करेंगे तो आपको थोड़ा और रहता है कि यार आमिर खान। तो उनकी तरफ से ऐसा लगता नहीं है कि यार पंकज त्रिपाठी आया है यहाँ पे, पंकज इतना बड़ा नाम है। तो मैं फर्स्ट डे ही मतलब ऐसा लगा कितने सहजता से मिल रहे हैं। मैं को सर आपका फ़ैन हूँ मैं आपका काम देखा, अरे। तो उनका पहला सवाल कहाँ से हो तुम, मैंने कहा बहराइच से, किधर पड़ता है, इस नोट पे बात शुरू हुई। तो मतलब वो इतना सहज उन्होंने पहले दिन फील करा दिया। फिर 2-4 दिन बीते, कोविड का थोड़ा वो कम हुआ, तो फिर जब इंटरेक्शन होने लगा, क्योंकि बैठ के वहाँ सेट पे ही बात होती है, फिर बाद में बात होगी, तो जो कोविड का थोड़ा कम हुआ,
मास्क वास्क का वो कम हुआ, फिर हमारा इंटरेक्शन होने लगा। फिर मैं उनसे पूछता था कि दादा ये सीन ऐसा, फिर मैं उनको भी इनपुट देता था तो कहते थे हाँ इसको ऐसा करते हैं और मज़ा आएगा। तो वो इंटरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मुझे जानने की इच्छा ना कि मैं उनको बोला कि मैं 1 महीने पहले मैं सोच रहा था कि आपसे मिलना है और आज आपके साथ बैठा हूँ आपकी वैनिटी में, तो अरे इससे बढ़िया मिलना क्या होगा, बैठे हो साथ में काम कर रहे हो। मैंने कहा जी दादा। तो बहुत से कॉमन ग्राउंड्स थे जिस पे हम कनेक्ट करते थे, इसलिए वो एक और ईज़ थी कि वो भी जिस परिवेश से आते हैं मैं भी उस परिवेश से आता हूँ, और उनकी भी जो स्कूलिंग हुई है थिएटर वाले, हमारे कुछ कॉमन गुरु हैं जो उनके गुरु रहे हैं। मेरे दूसरे गुरु पद्मश्री बंसी कौल जो अभी नहीं है इस दुनिया में, तो वो उनको उन्होंने NSD में सिखाया, वहाँ टीचर थे, मैं उनकी रेपेट्री में सीखा हूँ। तो इस तरह से, और पढ़ने लिखने की बातें कि वो भी थोड़ा पढ़ना लिखना, कविताएं, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, तो ये मिडिल ग्राउंड्स हैं जो डॉट्स हैं ना, उनसे आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो वो सिमिलरिटी थी जिससे मैं कनेक्ट कर पाया, वो मुझसे कनेक्ट कर पाया, और वो रिलेशन हम अच्छा बना पाए। तो वो 30 से 40 दिन कब ऐसे बीत गए पता ही नहीं चला, मतलब ऐसा लगा कि यार कुछ दिन और मिलते। तो लास्ट डे जब हमारा पैकअप हुआ है, तो पंकज जी मेरा साथ ही में पैकअप हुआ है, हम केक काट रहे थे साथ में, सेट पे सारे लोग थे, तो ऐसा लग रहा था यार आज ये ख़त्म हो गया मामला, मतलब आज जर्नी पर एक रिलेशन उनसे है, आज भी बात होती है, अभी प्रमोशन मिले हैं, बीच में कुछ होता है तो बातचीत होती है। तो उस दिन मैंने, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप फ़ोटो नहीं डाल सकते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आप रिवील नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन मैं वैनिटी में जाके उनके साथ लास्ट फ़ोटो जो मैंने डाली थी कि आज एक सपना पूरा हुआ, फिर उसको उन्होंने रिपोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज एक जो सपना था वो, और बकेट लिस्ट होती है ना आपकी कि ये करना है, तो थोड़ा थोड़ा टिक होता रहता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये हो गया अभी और नेक्स्ट क्या। तो उनको कहा कि दादा अभी आपके साथ और भी काम करना है, ऐड करेंगे, बोले हाँ बहुत करें। फिर लखनऊ में अभी मुलाकात हुई, प्रमोशन के लिए गए थे, तो बहुत कमाल के उदार व्यक्ति हैं, सहृदय हैं, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में कि आपको कुछ मिलेगा ही, आप एनरिच होते हैं, मतलब सीखने वाली बात है कि हाँ आप वो बिना कुछ किए कुछ सिखाते रहते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ से मतलब मेरी यात्रा एक तरह से कहें कि एक नए आत्मप्रकाश की यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी। लाइफ लेसन्स यहाँ से। यस, खुद को एनरिच करने वाला एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, POV जो बोलते हैं ना, वो एक नया POV इस रूम से निकला। तो जैसे हम अभी डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपको कौन से डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, लेकिन जैसे कि बॉलीवुड की बात करें, आपको बॉलीवुड में जाना है, लाइक बॉलीवुड में तो हैं भी बिग प्रोजेक्ट्स लेने हैं, फिल्म्स। ओके। तो मतलब जैसे बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है, जिसको लेकर हर किसी का यही ख्याल है कि बॉलीवुड मींस नेपोटिज्म, उस पर आपका क्या कहना है? जी, नेपोटिज्म तो देखिए हर जगह है, वो किसी भी उसमें जाएंगे, मतलब नेपोटिज्म एक थोड़ा टर्मिनोलॉजी दे दी गई है 2-4 चीज़ों को, जो आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड में ये होता है कि हैशटैग जैसे चला, तो वो चीज़ें तो वो हर जगह है, बट वो अपनी जगह है, चीज़ें हैं। बट अभी क्या हुआ कि एक रिवोल्यूशन आया है ना OTT से, तो उसमें आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको आपके हिसाब का, आपके जो आपके लायक काम है वो आपको मिलेगा। कि चीज़ें तो हैं वो रहेंगी कि अब मैं कुछ करूँगा तो मैं भी कल को अगर कहीं पैसे लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो उसमें आएँ, उसका हिस्सा बने। तो वो एक तरह से पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है कहीं ना कहीं, लेकिन पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उस पर कोई टिप्पणी ऐसे नहीं दे सकते। हम अपना काम कर रहे हैं, अब जिसको जहाँ वर्थ लगता है, कोई एक अच्छा डायरेक्टर होगा, हमारे जैसे सोमेन सर हैं, रोहन सिप्पी हैं, इस तरह के कोई एक डायरेक्टर्स की नज़र पड़ेगी हमारे ऊपर। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्योंकि OTT से एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव खुल गया है कि आप यहाँ बैठे हो पर अगला पाकिस्तान में देख रहा, पाकिस्तान से मुझे मैसेज आते हैं। OTT ने स्ट्रगलर्स को भी बहुत टाइम दिया है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर आप एंड में वो बताना चाहें अपने फैंस को, हमें? जी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में तो अभी कुछ ऐसा बातचीत चल रही है, मतलब अभी कुछ इन हैंड ऐसा नहीं आया है, तो एड्स वैड्स हैं कुछ, ये तो वही होता है कि बातचीत चल रही है, हो रही है, और घूम रहा हूँ अभी तो मैं, क्योंकि एक काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा घूमने निकलता हूँ, थोड़ा फैमिली, तो अभी दिवाली में घर जाऊँगा, उसके बाद फिर क्योंकि मैं मुंबई से निकल के थोड़ा मुंबई वहाँ छोड़ देता हूँ कि अभी ठीक है आएगा, तो अभी थोड़ा घर रह लेता हूँ। वर्क और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग, क्योंकि मैं घूमने का मेरा थोड़ा ज़्यादा वो है, तो एक सपना है आगे कि अगर थोड़े ज़्यादा पैसे से आ जाएंगे तो एक पहाड़ में एक घर का वो है, छोटा सा कैफ़े और घर, कि जहाँ काम करके बीच में जाके वापस आ जाएं, तो ये है। और यही है, लाइब्रेरी, कैफ़े और खाना वाना बनाना पसंद है, तो कुकिंग करता रहता हूँ बीच बीच में। तो आपको एक्टिंग के साथ साथ ट्रैवलिंग और कुकिंग का भी शौक है? सिंगिंग, ट्रैवलिंग, कुकिंग, मैं गाता भी हूँ। हमारा एक बैंड है मुंबई में, मंडी हाउस द बैंड,
जो यहाँ दिल्ली में भी काफ़ी ललन टॉप पे 1-2 बार उसका हुआ है। तो उसमें गाता हूँ मैं एज एन सिंगर, और हमारे अपने गाने हैं, हम गाते हैं उसको। और ऐसे भी फिल्म में गाया, एक न्यूटन में एक फिल्म आई, न्यूटन आई थी फिल्म, तो उसमें एंड में एक गाना है रघुवीर यादव जी के साथ, वो गाया है। और एक और अभी एक गाना मेरा और है जो यूट्यूब पे है। तो गाना वाना चलता रहता है। कविता सेठ जी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है बैकिंग वोकलिस्ट, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो ये स्टार्टिंग में हुआ था कि मेरा ट्रैक कहीं और चला था, मैं एज एन सिंगर स्टार्ट हो गया था, तो मैं उसको रोका कि नहीं एक्टिंग करनी है, तो इसको पैरेलल कर लेंगे, लेकिन मेन एक्टिंग है। तो जैसे बात अगर सिंगिंग की चल रही है और सिंगिंग आप हमें ना करके सुनाए तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई एक गाना जो आप हमारे लिए गाना चाहें? गाना मतलब आप जाएंगे तो बॉलीवुड या क्या, मेरे तो थिएटर वाले बहुत सारे गाने जो हैं। भी आपका फेवरेट। हाँ, तो एक गाना है, मेरी गुरु माँ है बंसीदा की वाइफ, उनका गाना है हमारे प्ले का। तुम बिन मोरा जीवन सूना, तुम बिन मोरा जीवन सूना, कैसे डोले जी डोले ना डोले जी। पापी पपीहा जंगल में बोले, पापी पपीहा जंगल में बोले, कैसे बोले बोले ना बोले जी। अरे कैसे है बोले बोले ना बोले जी। तो ये उनके एक प्ले का गाना था। तो ये लाइव हम म्यूजिकल्स मैंने बहुत सारे किए हैं, तो लाइव गाने का ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हुए गाने का वो मज़ा अलग आता है। तो बहुत अच्छा गाना, थैंक यू सो मच। सो गाइज दैट्स इट फॉर क्वेश्चन राउंड। और अब लास्ट राउंड जो है हम आपके साथ करने वाले हैं, दैट इज फन सेगमेंट राउंड। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा फनी सेगमेंट जो है अपने कंटेस्टेंट के साथ करते हैं, अपने गेस्ट के साथ करते हैं। तो इसमें हम करने वाले हैशटैग मिमिक करो यार। तो आपको जी, तो आपको मिमिक करना होगा। मैं आपको कोई एक्टर्स के नेम दूंगी, उनको, हाँ जी, चलिए तो करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सबसे ट्राई पहले करूंगा मैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, और आप उनका कोई स्टेप भी कर सकते हैं, हुक स्टेप भी कर सकते हैं लाइक अगर, चलिए। तो सबसे पहले जो है वो है, लेट्स स्टार्ट विद शाहरुख खान। शाहरुख खान तो हुक स्टेप वो मैं पहाड़ों पे जाके करता हूँ कि सामने माउंटेन्स होती है, तो ये मेरा जेस्चर पोज होता है। ओके, तो सलमान खान। सलमान खान, ये टिपिकल जो भाईजान Typical सलमान जेस्चर, तो ये वाला जेस्चर। सो नेक्स्ट है आमिर खान। आमिर खान, उतरी उतरी ओ, मैं बोल रहा था शाहरुख और अभी इसी में पंकज जी का भी थोड़ा, हाँ लास्ट मेरा पंकज त्रिपाठी बट था। मैं उनका नहीं करूँगा, वो देखेंगे तो मुझे बोलेंगे कि थोड़ा सा अगर आप उनको ट्राई करना चाहें। हाँ, तो उन्हीं का ये था कि जो मुझे ही बोले थे कि वो थोड़ा एग्जेजरेट किया जाता है, बट वो कि जैसे जो आके मुझे बोले थे ना कि, तो आके ऐसे एकदम कि मैं बोला कि ऐसा ऐसा सर एक और टेक कर लेते हैं, भूगोल था, अभी अगले में कर लेना सही। तो अभी एक जनविजय जो करता है उसमें एक था कि उसमें एक सेगमेंट था कि लॉकडाउन में फंस गए, तो आके बोलते हैं कि वो देख लेना ये लोग बाहर सिगरेट पी रहे हैं, पक्का कोरोना का संक्रमण लेके आएंगे, बता रहे हैं। तो वो एग्जैक्ट जो थोड़ा आता है ना कि आप कनेक्ट हो जाता है तुरंत कि वही है। बट सॉरी पंकज साहब, आप अगर देखेंगे तो बट मिमिक में मेरा इतना कुछ हाथ थोड़ा तंग है तो नहीं हो पाता। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर फन सेगमेंट 2 और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमारे साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग घर पे आए, मुझे बहुत थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। थैंक यू सो मच, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइएगा।